के शर्मा जी, क्या इसका जवाब आप देना चाहेंगे कि राहुल गांधी के जातीय जनगणना हो चाहे दूसरे हिस्सेदारी भागीदारी वाली बात हो, उसका दबाव है कि ऐसी सरकार या ऐसे चेहरे लाए जा रहे हैं? क्या आप इससे अग्री डिसएग्री करते, कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे आप? नहीं, मुझे आश्चर्य है कांग्रेस के प्रवक्ता के इस बयान पर। आप देखिए, इस चुनाव ने इन्होंने जी भर के उठाया इस जातिगत जनगणना को, और तीनों राज्यों में जो है ओबीसी वर्ग के लोग हैं, और जो यही तीनों राज्य के लोगों ने राहुल गांधी के उस सारे जो गारंटी और जितनी भी उनकी ये बातें उठा रहे थे सबको दरकिनार कर दिया। इसी मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या बहुत है, आप उसमें चले जाएं, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान देख लें, लेकिन ये सारे जो इन्होंने मुद्दे उठाए सबको जो है दरकिनार किया है इस तीनों राज्यों के जो परिणाम आए हैं। दूसरी बात, इसी मध्य प्रदेश में सुभाष यादव इनके बड़े नेता होते थे ओबीसी के जी। आप ध्यान कीजिए 2018 का परिणाम। अभी ठीक है, के शर्मा जी, जो आपने ये बात अभी उठाई है, बहुत अहम आपने उठाई है। 18 साल में हमारे ही ओबीसी के प्रवक्ता हैं सर, उनसे जवाब ले लेते हैं। मुझे बात तो पूरी करने दीजिए सर, एक रिएक्शन इस पर फिर बार आपके पास आएंगे। एक मिनट में पूरी कर दूं, वो जवाब किस बात का देंगे? मैं क्वेश्चन तो करूं। आप ये बताइए, 18 मेरे पापा ही हैं, मतलब जिस डेडिकेशन और जिस परसिवरेंस से वो करते हैं अपना काम, तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए वही है। आप भी आगे चलकर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं? अभी तो ऐसा कोई प्लान है नहीं, बट देखते हैं आगे जाके क्या होता है। चलिए, तो राजेंद्र शुक्ल जी का परिवार हमसे बातचीत कर रहा था और काफ़ी खुश हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं, साथ ही साथ उनके पिता से बतौर एक राजनेता, एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर काफ़ी उम्मीदें भी हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, भोपाल। तो देखिए, शुभम गुप्ता जिनसे बात कर रहे थे वो राजेंद्र शुक्ला, जिन्होंने बतौर डिप्टी सीएम शपथ ली है, बतौर अभी जो आपको तस्वीर दिखाई उनके बेटे थे, और शुभकामनाएं देते हुए अपने पिता को नजर आए। नीरज मिश्रा जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि जो आपने जातिगत जनगणना हो या फिर आपने पिछड़ों की बात की, दलितों की बात की, लगातार ये मुद्दे उठाए, लेकिन क्या इस जीत के बाद ये सभी जो मुद्दे हैं वो आपके हाथ से फिसलते हुए नजर आ रहे हैं क्या? करुणा जी, मैंने कहा था ना कि वो समृद्ध के ना दोष घुसाई, इसलिए आप बात कर रहे हैं। आप एक चीज देखिए, वो मुद्दा कैसे हाथ से हट गया और कैसे आप कह रहे हैं कि उस पे वोट नहीं पड़ा। 4 करोड़ 92 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को पड़े हैं, और वहीं भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट पड़े। जो 12 लाख वोट फालतू कांग्रेस को मिले, उसकी वजह यही थी कि वो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे की बात कर रही थी। आज इस बात को मैं नहीं नकार सकता कि पक्ष, ये जो रिजल्ट है वो भाजपा के पक्ष में है, लेकिन ये बात समझनी होगी कि देश की जनता आज इस बारे में बात कर रही है कि किस जाति को कितना अधिकार मिलना चाहिए। और हर्षवर्धन जी ने राहुल जी पर एक टिप्पणी की, तो मैं उनको याद दिला दूं, 2018 के ही परिणाम पर आ जाइए, जहां राजस्थान में अशोक गहलोत जी जो मालवी समुदाय से आते हैं, कितना 1% है शायद। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के अंदर, वो किस समाज से आते हैं। और कर्नाटका में सिद्धारमैया जी, हम लोगों ने जिस तरीके से हर वर्ग को नेतृत्व देने की कोशिश की, उसमें राहुल गांधी जी हमारी गाइडिंग लाइट है। और आज कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हर्षवर्धन जी का कहना शायद ये था कि राहुल गांधी की पॉलिटिकल एंट्री से पहले ही ऐसे फैसले सरकारों ने लिए हैं। के शर्मा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं मुनीवी गिरी करने तो बैठा नहीं हूं, लेकिन मैं इतना ही केवल इनको बता सकता हूं कि तेलंगाना में हमारा वोट बहुत कम है, और यदि ये 3 राज्यों के आप वोट मिला दे तो हम 54 लाख से ज्यादा हैं कांग्रेस से, हमें ज्यादा वोट मिले हैं। तेलंगाना में हमारी उपस्थिति कम है, और स्वाभाविक है तेलंगाना में इनको ज्यादा वोट मिला है, इसलिए ये मुनीबीगिरी कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप जातिगत जनगणना की बार बार इशू उठाते हैं। कल ही राज्यसभा में परसों जम्मू कश्मीर उनमें का आरक्षण बिल आया था, और यदि आपने राज्यसभा का प्रोसीडिंग देखा हो तो उसमें प्रहलाद जोशी जी ने उठ के जब बताया कि जातिगत जनगणना का विरोध जो है आपके यहाँ डीके शिव कुमार कर रहे हैं, और डीके शिव कुमार ने फाइल में साइन करने से मना कर दिया, तो खड़गे साहब ने खड़े होकर क्या बोला? साफ शब्दों में अपने डिप्टी सीएम का अपमान किया सदन के अंदर में, और यह कहते हुए क्या कि वो आपकी जाति के हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। स्वीकार भी किया कि आपकी राहुल गांधी बोल रहे हैं, और कर्नाटक में जो है डीके शिव कुमार और पर्यटन मंत्री उसका विरोध कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी में नहीं समझा पा रहे हैं। चलिए ठीक है सर, दूसरे की तो बात छोड़िए। ठीक है सर, अब वक्त अपनी पार्टी के अंदर आपका इतना विरोधाभास है इस बात को लेके,
वक्त नहीं बचा। राहुल सर, मैं चाहूंगा एक फाइनल कमेंट आप करें जिस संदर्भ पर अभी बातचीत चल रही। जी राहुल सर, जी पूछिए। जिस संदर्भ पर अभी हम बात करें सोशल इंजीनियरिंग की, और जिस तरह से जो ओबीसी या फिर दलित मुद्दे की बात की जा रही है, और दोनों तरफ से चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष अपने अपने दावे हैं, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? आपका नजरिया क्या है? देखिए, सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सबको बहुत लोक लुभावन लगती है, उससे लोगों को फ़ायदा होता है। बहुत जो वंचित लोग हैं, चाहे वो वर्ग हो, जातियां हो, जेंडर हो, उनको उससे एक बहुत बड़ा संबल मिलता है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि विकसित देशों में जो विकसित विश्व माना जाता था, वो वहीं पर इस सामाजिक सुरक्षा के कारण उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा भी गई, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा लंबे समय तक चली और बढ़ता गया बिल वो। तो भारत को भी कभी न कभी इसको एक संतुलन में लाना पड़ेगा। एक तरफ हमारे दावे ये हैं कि हम विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। अभी हम पाँचवीं से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होते जा रहे हैं। तो इसके साथ ये जिन्हें हम डोल्स कहते हैं, रेवड़ी कह लीजिए, आप सामाजिक सुरक्षा कह लीजिए, लेकिन इन पर निर्भरता जनता की कम होनी चाहिए और उसमें स्वयं स्वरोजगार के और रोजगार के नए अवसर आने चाहिए, नए रोजगारों का सृजन होना चाहिए। अभी इस विरोधाभास में से निकलने की स्थिति कोई हमें दिख नहीं रही है। ये निकलेगी, ठीक है, लेकिन इस पर अगर सारी पार्टियां इसी पर निर्भर होने लगेंगी कि कौन कितना आरक्षण दे सकता है, किसको कितने टिकट मिल सकते हैं, कितने भत्ते मिल सकते हैं, तो फिर केवल इससे देश का आर्थिक विकास नहीं होगा। तो आप ये मानते हैं कि सरकार को इस दिशा में भी सोचना होगा। योजनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन इन पर, इस तरह की योजनाओं पर निर्भरता कितनी लंबी जाएगी, ये भी एक प्रश्न है।